आज जो है डाइस पढ़ लेते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लेते हैं एक ही साथ दोनों। इतना कुछ है नहीं इन दोनों में एफ कैट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीज़ें देखी जाए तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले डाइस है। तो देखो डाइस क्या होती है मेरे पास ना, जो डाइस होती हैं वो या तो सिंगल डाइस होती है या फिर क्या होती है, दो तरीके की डाइस होती हैं। सबसे पहली बात अगर की जाए डाइस में, तो वो कौन सी होती है, सिंगल डाइस। अब सिंगल डाइस में भी दो तरीके की होती हैं। एक जो होती है वो हमारी जो नॉर्मल डाइस बोल लो उसको, नॉर्मल डाइस, नॉर्मल डाइस या फिर इसको ना स्टैंडर्ड डाइस के नाम से भी जाना जाना जाता है। स्टैंडर्ड जो हमारे घर पे होती है, जो लूडो वाली डाइस होती है ना, जिससे हम लूडो खेलते हैं, वो होती है ये स्टैंडर्ड डाइस। और एक है, इसका कोई नाम वाम तो होता नहीं कुछ, तो अगर इसको कुछ भी नाम देना चाहो तो क्या हो गया ये, जेंजी लोगों की तरह एबनॉर्मल डाइस। ठीक है, ये एबनॉर्मल डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डाइस होती है उसके जो होते हैं ना ऑपोजिट फेसेस, ऑपोजिट फेसेस, इन ऑपोजिट फेसेस का जो सम होता है वो 7 के इक्वल होता है। यानी 1 के ऑपोजिट हमेशा 6 रहेगा, 2 के ऑपोजिट हमेशा 5 रहेगा और 3 के ऑपोजिट जो है वो हमेशा 4 रहेगा। ठीक है, एक के उल्टा 6 ही आएगा क्योंकि दोनों का सम जो है, ऑपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 रहता है स्टैंडर्ड डाइस में, जो हम लूडो खेलते हैं उसमें। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस है उसमें ऑपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं होता। तो उनकी मर्जी है, एक के ऑपोजिट वो कुछ भी डाल सकते हैं, दो भी डाल देंगे, 3 4 5 6 कुछ भी, एक के ऑपोजिट वो कुछ भी डाल सकते हैं। उसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड या फिर जो कॉमन डाइस जो होती है उस टाइप की डाइस। ठीक है, ये तो हो गई सिंगल डाइस की बात। उसके बाद आती है हमारे पास दूसरी, डबल डाइस, जिसमें डाइस के दो दो डाइस बनी होती हैं। उस टाइप के जो कौन से क्वेश्चन होते हैं, अब उस इन तरह के डाइसेस में तीन चीज़ें देखी जाती हैं। या तो वन एलिमेंट कॉमन, क्या लिख रहा हूँ ये, एलिमेंट कॉमन, या फिर ये बोल लो कि वन नंबर कॉमन। ठीक है, या तो एक नंबर कॉमन होता है या फिर होते हैं दो नंबर कॉमन, टू नंबर कॉमन। ठीक है, और या फिर होते हैं मेरे पास नो नंबर कॉमन, नो नंबर कॉमन। ठीक है, एक भी नंबर कॉमन नहीं होता। तो जो एक नंबर कॉमन होता है जिस डाइस के अंदर, वन नंबर कॉमन, उसमें जो है हम जो डाइस है उसको या तो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज पहली डाइस को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो हम दूसरी को भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो हम दूसरी डाइस को एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे। जैसे किस तरीके से, अब यार डाइस कैसे बनती है, रुको पहले तो मैं वो बताता हूँ। डाइस बनेगी हमारी एक तो ऐसे, ठीक है, उसके बाद ऐसे। ठीक है, इस तरीके से जो है डाइस बनती है ना, इस तरीके से बना लो समझने के लिए। ये हो गई डाइस। ठीक है, ये मेरी डाइस हो गई। तो इसके अंदर क्या होता है डाइस के अंदर, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 3। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया मैंने 2। तो क्या है, एक एलिमेंट, एक नंबर कॉमन है इसमें, और वो कॉमन नंबर कौन सा है मेरे पास, 2। ये 2 जो है वो मेरे पास कॉमन है। तो मुझे जो है कुछ भी पूछ सकता है वो, कि बताओ 2 के ऑपोजिट क्या है, 3 के ऑपोजिट क्या है, 4 के ऑपोजिट क्या है, 5 के ऑपोजिट क्या है, 6 के ऑपोजिट क्या है, या 1 के ऑपोजिट क्या है। यही तो 6 नंबर होते हैं डाइस में, इन्हीं के ऑपोजिट वो हमसे पूछेगा। तो जो नंबर कॉमन होता है हम उसको उठा के या तो डाइस को क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, तुम्हारी मर्जी है। देखो 2 मैंने पकड़ा, 2 कॉमन है ना दोनों डाइस का, तो दोनों डाइस के मैंने 2 लिख दिए। अब मैं अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ ऐसे, तो सबसे पहले 3 आ रहा है और फिर 1 आ रहा है, तो मैंने लिखा 3 और फिर मैंने लिखा 1। उसके बाद क्या हुआ, ये मैंने 2 दूसरी डाइस का भी पकड़ा, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इसी तरीके से घूमती है क्लॉक। तो 4 और 5 आ रहा है, तो क्या आ गया, 4 और 5। तो मेरे को यहाँ से पता चला कि 3 के ऑपोजिट 4 है और 1 के ऑपोजिट 5 है, तो बचा कौन सा एलिमेंट, 6। तो 2 के ऑपोजिट कौन सा होगा, 6। तो ये क्या बन गया मेरे पास, इनके ऑपोजिट पेयर बन गए। अब मुझसे पूछ रहा है वो 1 के ऑपोजिट 5 है, 2 के ऑपोजिट क्या है, 6, 3 के ऑपोजिट 4, 4 के ऑपोजिट 3, 5 के ऑपोजिट 1, 6 के ऑपोजिट 2। तो मैंने ये सारा जो है पेयर बना दिया। आई समझ में बात। अब दूसरा फैक्टर क्या था,
दूसरा जो था मेरे पास वो ये था जिसमें 2 डाइस कॉमन होती हैं, 2 नंबर कॉमन होते हैं। 2 नंबर अगर कॉमन होते हैं तो जो थर्ड नंबर होता है, थर्ड नंबर ऑफ फर्स्ट इज ऑपोजिट टू, ये ना ऑपोजिट इज ऑपोजिट टू थर्ड नंबर ऑफ सेकेंड डाइस फर्स्ट डाइस। कि कहने का मतलब क्या हुआ इसका कि नंबर किस चीज़ में। तो देखो इसको मैं कहाँ बनाऊँ, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ये इधर। अब मान लो मैंने यहाँ पे 2 डाइस बना दी, ये मेरी ये तो कुछ और ही बन गया, ये मेरी जो है पहली डाइस हो गई, ठीक है। और ऐसे ही मैंने सिमिलर जो है वो यहाँ पे एक और डाइस बना दी। अब इस डाइस में मान लो मैंने लिख दिया 2 3 5, और इस डाइस में मैंने लिख दिया, क्या लिखा मैंने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ लिखा मैंने 3 और यहाँ लिखा मैंने 6। तो डाइस में देखो 2 एलिमेंट कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन कौन से हैं, 2 और 5, 2 और 5। तो अगर 2 एलिमेंट कॉमन है तो डाइस में ये जो नंबर है 3, ये किसके ऑपोजिट हो गया, 6। तो 3 जो है वो 6 के ऑपोजिट है। अब मुझे ये तो पता चल गया कि 3 जो है वो 6 के ऑपोजिट है, लेकिन 3 और 6 के अलावा जो मेरे पास नंबर बचे वो मेरे पास बचे 1 2 4 5। 2 और 3 कॉमन है। अच्छा 2 और 3 कॉमन है क्या, 5 और 6। ये चीज़ मैंने गलत लिख दी होगी फिर। 2 और 3 कॉमन है तो 5 के उल्टा 6 हो गया, तो 5 के उल्टा क्या हो गया, 5 के ऑपोजिट 6 हो गया। 2 और 3 कॉमन है, उनको छोड़ दो, जो इसमें जो नंबर होगा एक्स्ट्रा और उसमें नंबर जो बचा है वो दोनों आपस में ऑपोजिट होते हैं। अब मेरे पास नंबर बचा 1 2 3 और 4, इनके ऑपोजिट क्या होगा। तो देखो 2 और 3, कभी भी एक चीज़ याद रखना, जो ऑपोजिट होती है ना, ऑपोजिट फेस, वो कभी भी सेम डाइस पे एक साथ नहीं आते। ऑपोजिट फेस, जैसे 2 और 3 है, ये एक डाइस पे आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये आपस में ऑपोजिट नहीं है। तो अगर मुझसे एक का ऑपोजिट पूछा जाए तो एक का ऑपोजिट 2 और 3 नहीं हो सकते, या तो 2 4 होगा या 3 4 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 तो मुझे दिख नहीं रहा है और 2 3 आपस में ऑपोजिट है नहीं, तो इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट होगा। वैसे तो इतना कंफ्यूजन लो मत, अगर 2 डाइस में 2 एलिमेंट कॉमन होते हैं तो हमेशा तीसरा एलिमेंट ही पूछा जाता है, वो किसके कॉमन है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसमें। क्वेश्चन जो है वो फंसाते नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल डाइस में फंसाते हैं तुमको। सिंगल डाइस में कौन सा क्वेश्चन, ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस आती है उसमें फंसाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में वो नहीं है। बस इससे समझने की चीज़ क्या थी कि जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं वो कभी भी सामने नहीं आएंगे, यानी अगर वो तुमसे 2 का ऑपोजिट पूछे तो उसका ऑपोजिट 3 कभी हो ही नहीं सकता, है ना। और 3 का ऑपोजिट पूछेगा तो उसका 2 कभी भी ऑपोजिट हो ही नहीं सकता, या तो 1 होगा या 4 होगा, या तो 1 होगा या 4 होगा, इन्हीं में से होगा। 2 का ऑपोजिट कभी भी 3 नहीं होगा। इससे समझना क्या था कि जो दो एलिमेंट्स डाइस में, एलिमेंट्स जितने भी प्रेजेंट हैं 2 3 और 5, ये कभी भी आपस में ऑपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है। 2 6 और 3 ये कभी भी आपस में ऑपोजिट नहीं हो सकते, ये किसी और के ही ऑपोजिट होंगे, खुद एक दूसरे के साथ ऑपोजिट नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। आई बात समझ में। और तीसरा केस होता है नो एलिमेंट कॉमन, जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता। जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता उसका जो है ये नॉर्मल जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होती है उसी के जैसा आंसर निकल के आता है, सेम टू सेम। कि जैसे मान लो इसके अंदर मान लो मैंने लिख दिया होता कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यहाँ 2 3 5 है, 2 3 5, और यहाँ मैं बना दूँ आपको 1 4 और 6, यहाँ बना देता मैं 1 4 और 6। तो अगर इससे पूछा जाता कि 2 के ऑपोजिट कौन है, तो 2 के ऑपोजिट 1 भी है, 4 भी है, 6 भी है, कुछ भी हो सकता है 3 और 5 को छोड़ के, क्योंकि 3 और 5 जो है वो 2 3 और 5 एक ही डाइस के हैं, और एक ही डाइस के ये जो एलिमेंट आ गए 2 के साथ, तो ये कभी भी 2 के साथ ऑपोजिट नहीं होंगे। तो 1 4 और 6 में से कुछ भी ऑपोजिट हो सकता है। ऐसे ही 3 का भी 1 4 6 आंसर होता, ऐसे ही 5 का भी 1 4 6 आंसर होता। अगर इस वाली दूसरी डाइस का पूछ लेता 1 के ऑपोजिट क्या है, तो 1 का ऑपोजिट कभी भी 4 और 6 नहीं हो सकता। तो 1 6 और 4 के ऑपोजिट कौन से होते हैं, 2 3 और 5, इनमें से कोई भी एक। तो ऑप्शन में भी ऐसे ही होगा 2 3 5। ये होती है दो तरीके की डाइस। और तीसरी होती है ओपन डाइस, जो क्या होती है बिल्कुल खोल के रख देते। थर्ड जो होती है उसको बोलते हैं ओपन डाइस, ठीक है। थर्ड डाइस से जो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको बोलते हैं ओपन डाइस। और ओपन डाइस भी बोल देते हैं, ओपन फिगर भी बोल देते हैं। वो किस तरीके की, जैसे मान लो इस तरीके से एक फिगर बना दी, बेसिक बनाता हूँ देखो पहले। ये मैंने यहाँ पे मान लो फिगर बना दी, और 1 2 3 4 6 फेस होते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये मैंने एक फिगर बना दी। तो इसमें जो ये 1 है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये 2 है 2,
तो 1 जो है वो बाहर वाला जो एलिमेंट है ना वो बाहर वाले के ऑपोजिट होगा, 1 6 के ऑपोजिट होगा। उसके बाद 2 जो है वो 4 के और 3 जो है वो 5 के, एक छोड़ के ऑपोजिट होता है। बस ये याद रखना, जो भी ओपन डाइस होती है उसमें जो है अगर जो ऐसे इस तरीके से ब्लॉक बना हुआ है ना सीधा सीधा, उसमें क्या है ये 2 जो है वो एक छोड़ के 4 के ऑपोजिट होगा और 3 जो है वो 5 के ऑपोजिट होगा। 1 बाहर वाला जो एलिमेंट है वो बाहर वाले के ऑपोजिट होगा। बस सिंपल। इसको जरूरी नहीं है वहां बैठ के तुम इसको फोल्ड करने की देख रहे हो कि कैसे फोल्ड होगी, याद रखना एक छोड़ के एक होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 1 3 दे रखा है, दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस है ऑपोजिट टू 1। स्टैंडर्ड डाइस में फेस का जो सम होता है वो 7 होता है। तो अगर एक का ऑपोजिट पूछा है तो एक का ऑपोजिट क्या होगा? 6, क्योंकि क्या है स्टैंडर्ड डाइस। चले आगे। इफ दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस व्हाट इज ऑपोजिट टू 3? 3 के ऑपोजिट क्या होगा? 4। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस पढ़ते ही डाइस को छोड़ो सीधा निकालो। अब देखो व्हाट इज ऑपोजिट टू 6? 6 के ऑपोजिट क्या होगा? ये मुझसे पूछा है 6 के ऑपोजिट क्या होगा। तो 6 के ऑपोजिट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 4 और 3। क्योंकि अगर 2 4 3 विजिबल है तो डाइस के 3 फेसेस विजिबल है मेरे को। कौन कौन से? 2 4 और 3। तो यानी इसके जो फेस विजिबल नहीं है, जो नॉन विजिबल फेसेस है, इनविजिबल फेसेस, वहां पे पक्का 1 5 6 होगा, क्योंकि डाइस में नंबर तो 6 तक ही होते हैं। ठीक है, तो 6 तक होंगे। तो अगर ये 3 फेसेस ये वाले शो कर रहे हैं तो जरूर जाहिर सी बात है जो ये डाइस इस तरीके की बनी हुई है मेरे पास, इसके अंदर पक्का दूसरी साइड पे 1 5 और 6 कहीं ना कहीं लिखे होंगे। तो अगर 6 का ऑपोजिट पूछा है तो जो से इसके साथ में फेसेस पे होते हैं वो कभी भी ऑपोजिट होते ही नहीं है। तो अगर ये ऑपोजिट नहीं है तो 6 के ऑपोजिट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। क्योंकि ये डाइस क्या है? स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर 2 4 3 होगा। ऑप्शन में भी यही लिखा होगा 2 4 3। व्हाट इज ऑपोजिट टू 6? सेम कर दिया क्या क्वेश्चन? व्हाट इज ऑपोजिट टू 6 तो सेम ही हो गया, 2 4 3। स्टैंडर्ड डाइस लिखा होता तो 1 लिख देते, लेकिन क्या नॉन स्टैंडर्ड है तो 2 4 3। ठीक है, देखो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यही वाला डाइस वाला क्वेश्चन है, इसको हल्का सा चेंज कर देते हैं। मान लो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4 की जगह वो 6 लिखा हुआ है। तो अब पूछ लेगा व्हाट इज ऑपोजिट टू 6। तो अगर 6 के ऑपोजिट पूछे तो 2 और 3 तो हो नहीं सकते। तो देखो डाइस में कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ही नंबर है। 2 और 3 तो हो नहीं सकते क्योंकि वो 6 के साथ है। तो 6 के अलावा कौन कौन से बचे? 1 4 और 5, यानी 6 के ऑपोजिट कौन से आते हैं फिर? 1 4 एंड 5। आए समझ में? हाँ जी। अब देखो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज ऑपोजिट टू 1। एक के ऑपोजिट क्या है? दोनों डाइस में देखो भाई एक कहाँ पे है। अगर एक यहाँ पे है तो फिर दोनों डाइस में देख लो कि कॉमन क्या चीज़ है। कॉमन क्या चीज़ है इन दोनों डाइस में? इन दोनों डाइस में 3 कॉमन है। ठीक है, 3 कॉमन है, ये मेरा 3 रहा। इस 3 से मैं क्लॉकवाइज घुमा दूंगा इसको, इस 3 से मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। तो 3 5 और 1। और यहाँ क्या लिखा मैंने? 3 2 और 4। पूछा क्या था? एक के ऑपोजिट। एक के ऑपोजिट क्या है मेरे पास? 4। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4। अगर इसको क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज, ये बात याद रखना, दोनों को जो है बराबर ही घुमाना है। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो इसको भी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज भी तुमको घुमा के दिखा देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इधर इस साइड घूम जाएगी, यानी 3 1 5 पहले लिखा जाएगा, और ये भी इस साइड घूम जाएगी तो 3 4 2। 3 4 और 2, तो एक के ऑपोजिट अब भी 4 ही आएगा। बस याद रखना कि जब भी इस तरीके से पूछा जाए तो हमेशा जो है मेरे को सेम डायरेक्शन में घुमाना है। कहीं भी घुमा दो आप, क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो दोनों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज। इससे मेरे को एक चीज़ याद आई, मैं बता देता हूँ। वो चीज़ का शायद मैंने क्वेश्चन डाला नहीं डाला मेरे को भी याद नहीं है, देखिए नहीं यार क्वेश्चन डालते हुए। देखो यही सेम जो चीज़ है इसी में बताता हूँ तुम लोगों को, या फिर कुछ यही डाइस बना लेता हूँ ऊपर। एक मिनट, मेरे को आता है शायद सॉल्व करना ही। मैं इसको यहाँ से कैसे लेके जाऊँगा? ऐड टू करंट पेज करूँगा। हाँ, आ गया आ गया आ गया। ये देखो यहाँ पे ना मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ इसी में।
देखो ये क्वेश्चन में, ये जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला गया था तुमसे कि एक के ऑपोजिट क्या है, तो तुमने क्या किया, दोनों को सेम डायरेक्शन में घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। एक क्वेश्चन जो डबल डाइस में आता है वो इस तरीके के आता है कि तुम्हें ना डायरेक्ट डायरेक्ट चीज़ें गिवन होती हैं। अब यार इस वाले क्वेश्चन में ना थोड़ी सी गड़बड़ी है। ये क्या है, 153, 153 है ना, तो यहाँ पे 3 इसको मत लो, यहाँ पे 6 लिखो, क्योंकि उस फेस में ना कॉमन नहीं होता कोई भी एलिमेंट। तो अब देखो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 6 होगा तब वो क्वेश्चन बनेगा। अब दो तरीके की डाइस दे दी, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और तुमको जो है पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑपोजिट टू 4। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तुमसे जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो अगर व्हाट इज ऑपोजिट टू 4 पूछा जाए तो 4 कौन से डाइस में है वो देख लेना। 4 जो है मेरा ये सेकंड डाइस में है। सेकंड डाइस में 6 और 2 एलिमेंट हैं, यानी 6 और 2 छोड़ के जो बाकी इस खुद के एलिमेंट छोड़ के दूसरे डाइस के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 4 के ऑपोजिट होंगे। तो 4 के ऑपोजिट क्या होगा मेरा, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ऑप्शन में यही लिखा होगा 1, 5, 3, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी इसी जो होता है अनकॉमन, जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, उस डाइस से एक और क्वेश्चन बनता है। उस क्वेश्चन में तुम्हें दिया जाता है कि इफ 3 इज ऑपोजिट टू 6 देन फाइंड द नंबर विच इज ऑपोजिट टू 4। अब इसके अंदर क्या होता है कि तुम्हें जो है नंबर दे दिया गया कि 3 के ऑपोजिट जो है वो मेरा क्या है, 4 है। तो 3 के नहीं, 3 के ऑपोजिट क्या है, 6 है। तो मेरे को निकालना है कि 4 के ऑपोजिट क्या होगा। तो देखो कोई भी जो दे रखा है ना, जैसे 3 और 6 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3, और 3 के ऑपोजिट क्या लिख दिया मैंने, 6। अब ये दोनों देगा तो ऑपोजिट उसके ही देगा, दोनों अलग अलग डाइस के। तो देखो जो पहली डाइस होगी उसको क्लॉकवाइज घुमा देना, दूसरी को एंटी क्लॉकवाइज। नहीं इस केस में क्या लिखूँ मैं, कैसे बताऊँ, या तो तुम फर्स्ट को क्लॉकवाइज घुमा दो, फर्स्ट को घुमा दो क्लॉकवाइज और सेकंड को एंटी क्लॉकवाइज, और फर्स्ट को एंटी और सेकंड को क्लॉक। मतलब या तो तुम पहली को क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो दूसरी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना, और पहली को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो दूसरी को क्लॉकवाइज घुमा देना। जैसे मैं पहली घड़ी को क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ तो ये क्या हो गया, 3, 5 और 1, 3, 5 और 1। दूसरी घड़ी को क्लॉकवाइज घुमा देना, क्योंकि ये पहली को क्लॉकवाइज घुमाया तो दूसरी को एंटी क्लॉकवाइज, यानी 6, 4 और 2, 6, 4 और 2। तो मेरे को पता लग गया 3 के ऑपोजिट 6, 5 के ऑपोजिट 4, 1 के ऑपोजिट 2। तो 4 के ऑपोजिट पूछा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। अगर तुम्हें दिया गया है कि इस नंबर के ऑपोजिट ये है, तभी तुमको ये चीज़ लगानी है कि एक को क्लॉकवाइज और दूसरी को एंटी क्लॉकवाइज। अगर तुम्हें दिया ही नहीं गया, सीधा पूछ लिया कि क्या है 4 के ऑपोजिट और सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो दूसरी डाइस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे तुम्हारे उसके ऑपोजिट होते हैं। और तीसरी चीज़ कॉमन होती है तो सेम ही डायरेक्शन में घुमाना। कॉमन अगर एक कॉमन है तो सेम ही डायरेक्शन में, या तो दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज। बताओ किसी को कोई भी डाउट। बस अब बस डाइस चैप्टर खत्म हो गया भाई, इसके अलावा कुछ नहीं था डाइस में। अब तो बस क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपोजिट टू 4। 4 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, दोनों को घुमा दो, 4, 3, 5, 4, 6, 2। पूछा क्या है, 4 के ऑपोजिट। देखो 6, 3, 5, 2 बचा क्या है, 1। तो 4 के ऑपोजिट क्या होगा, 1। तो आंसर क्या हो गया इसका, 1। आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, 3, 2, 6, 1, 6, 5। व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम ऑफ फिगर 1। इस फिगर 1 के बॉटम में क्या नंबर आएगा, मतलब 3 के बॉटम में, यानी 3 का ऑपोजिट क्या है। तो कॉमन क्या है इसमें, 6, यानी 6, 2, 3 और 6, 1, 5। 3 के ऑपोजिट क्या है, 5। तो 5 इसके बॉटम में आएगा, 5 इज द आंसर। आया समझ में क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन सही है, देखो अब कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो है मैंने एक चीज बताई थी तुम लोगों को, नहीं आया समझ। ओके, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को अभी एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले। क्या बताया था कि जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं वो एक डाइस में कभी भी सेम एक डाइस में नहीं शो होते। ऑपोजिट एलिमेंट जो है वो एक डाइस में नहीं शो होते। अब देखो जैसे क्या है, यहाँ पे लिख रखा है 3, 2 और 6, और 6, 4 और 1, मतलब 6 कॉमन है दोनों में। तो क्या हो गया, 6, 2, 3, और फिर क्या लिख रखा है, 6, 1, 4। तो 6 के ऑपोजिट होगा 5।
अब देखो पहली बॉक्स में 5, 6 और 4 लिखा है, यानी 5, 6 और 4। ये देखो, इसको चाहे तुम इस तरीके से लिख लो, या एक बारी के लिए मैं समझाने के लिए जो है तुम लोगों को सिंपल सिंपल यहाँ लिख देता हूँ। 6 के ऑपोजिट क्या है 5, 2 के ऑपोजिट है मेरे पास 1, और 3 के ऑपोजिट है मेरे पास 4। तो देखो यहाँ क्या लिख रखा है, 3 एलिमेंट है 6, 5 और 4, मतलब 6 भी है इसी का, 5 भी है इसी का, और 4 है इसका। इसका तो कोई एलिमेंट आया ही नहीं, और ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। ऑपोजिट कभी भी एक डाइस पे नहीं आ सकते, एक डाइस पे नहीं आ सकते, तो पहली फिगर कैंसिल। दूसरी देख लो, 4 3 4 3 5, 4 यहाँ पे है, मिटा देता हूँ उसको दोबारा। अगर कन्फ्यूजन होती है ना तो ऐसे टिक मार के कर लेना। 4 यहाँ पे है, उसके बाद 3 है, वो भी यहीं पे है, और 5 यहाँ पे है, तो इसका एक भी एलिमेंट नहीं आया, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। उसके बाद क्या है 2 1 3, तो अगर 2 1 3 है तो 2 यहाँ है, 1 यहाँ है और 3 यहाँ है, ये भी इसका आंसर नहीं है। उसके बाद है 3 5 2, उसके बाद क्या है 3 यहाँ है, 5 जो है मेरा यहाँ है, 2 मेरा यहाँ है, तीनों एलिमेंट्स कवर हो गए, ये इसका आंसर है। ठीक है, और वैसे सिंपल सिंपल देखना होता तो बस ये ऐसे करके लिख लेना, 6 के ऑपोजिट क्या है, 2 के ऑपोजिट क्या है, 4 के ऑपोजिट क्या है, और उसके बाद देख लेना कि ऑपोजिट नंबर जो है वो एक साथ ना आए, यानी 6 5 आ गया तो ये कैंसिल हो गई। उसके बाद क्या आ रहा है, 4 और 3 ऑपोजिट हैं, ये भी आ गए एक साथ। उसके बाद क्या है 2 और 1 आपस में ऑपोजिट हैं, ये भी नहीं होगा। 5 3 और 2 आपस में ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि 5 का 6 था, 2 का मेरा 1 था, 3 का मेरा 4 था, तो 3 के यहाँ बॉटम में जो है वो 4 होगा, 5 के ऑपोजिट उस वाले फेस की साइड 6 लिखा होगा, और 2 के ऑपोजिट पीछे वाले फेस की साइड 1 लिखा होगा। आया समझ? अब देखो ये क्या है, ए ई एफ समझ गया। ई डी बी, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, कॉमन ई है, कॉमन इसमें ई है। उसके बाद ई के बाद क्या लिखा हुआ है ए, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है एफ, और उसके बाद ई डी बी, यानी ई डी और बी। अब ए बी सी जो है ई के ऑपोजिट होगा, यानी ई के ऑपोजिट क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब देख लो ई सी साथ में आ गए, कैंसिल हो गए। उसके बाद क्या है मेरा, डी एफ ई, डी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तीनों एलिमेंट्स तीनों उसके कवर हो गए, ये आंसर हो गया। डी बी और सी, ठीक है, अरे डी बी और सी, डी बी और सी, ये भी आंसर है इसका। एफ डी ई, ये भी इसका आंसर है। ई के ऑपोजिट सी है, ए के ऑपोजिट डी है। आप एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और एक को क्लॉकवाइज घुमाएं। अच्छा, डी के अपोजिट में एफ आएगा ना। ओके, वेरी क्लेवर। ये क्या है, ई ए एफ डी, ई के बाद में बी आएगा और फिर डी आएगा, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। ठीक है, तो ई के ऑपोजिट क्या आ गया मेरा, सी आ गया। अब देख लेते हैं, ई के ऑपोजिट सी आ रहा है, वो तो कैंसिल हो गई पहली फिगर। तो उसके बाद क्या है, डी एफ, डी के ऑपोजिट एफ, ये भी कैंसिल हो गई। उसके बाद बी सी, बी सी डी, सी ऑप्शन है इसका आंसर। ए बी साथ में आ गए, ये भी कैंसिल हो गई। आगे चलते हैं। अब ये पूछा है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा। दोनों फिगर देख लो, इसमें क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, इधर 3 1 4 है, तो 3 5 2 3 1 4। यहाँ पे क्या पूछा गया है मेरे को, 4 और 6, 4 6 3 के ऑपोजिट है, 6 हो गया, यानी इसके ऑपोजिट जो है मेरे पास 4 6 आ चुके हैं, यानी इसके बाद 2 और 3 तो आने वाले नहीं है, क्योंकि ऑपोजिट फेसिस तो आएंगे नहीं। बचा क्या, सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स, 5 और 1 में से कोई एक आंसर आएगा। ऑप्शन में 5 है नहीं, तो एक जो है वो क्या हो गया हमारा आंसर, या तो ऑप्शन में 1 होगा या 1 एंड 5 बोथ होंगे। चलें आगे। पूछा है कौन सा सही है, ऑप्शन कॉमन क्या है मेरे पास, 2 4 2 4, तो 3 और 6 क्या है, 3 और 6 आपस में ऑपोजिट, बस यही है। उसके बाद तो 2 4 तो कॉमन ही है। तो पूछा कौन सा सही है, तो 6 3 इसमें आ रहा है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, 2 4, 2 4 के बाद 1 आ रहा है। अब 2 4 के बाद 2 और 4 तो आपस में देखो, 2 और 4 तो आपस में ऑपोजिट नहीं है, यानी बचा क्या, यानी 2 के ऑपोजिट या तो 1 5 हो सकता है, या 4 के ऑपोजिट 1 5 हो सकता है, यानी 4 के ऑपोजिट इन दोनों में से कोई एक होगा, 2 के ऑपोजिट इन दोनों में से कोई एक होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 2 और 4 आ चुके हैं तो 1 और 5 तो आने ही नहीं चाहिए, तो बी भी क्या है उसका आंसर नहीं है।
ठीक है, अब देखो 1 और 4 आ गया, यानी 1 और 4 आ चुका है, तो 5 तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो इसी के एलिमेंट्स हैं सारे, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, कोई एक 1, किसी का ऑपोजिट 1 होगा, किसी का ऑपोजिट 5 होगा, और बचा क्या, इनमें से कोई एक एलिमेंट, तो 3। तो डी ऑप्शन क्या हो गया इसका आंसर। समझ आया क्वेश्चन? बताता हूँ। देखो दो एलिमेंट कॉमन है इसमें, अगर दो एलिमेंट कॉमन है 2 और 4 तो 3 के ऑपोजिट जो है वो मेरा क्या हो गया 6, यानी 3 के ऑपोजिट 6 हो गया, बचे कौन से 2 और 4। अब 2 और 4 एक ही डाइस के पार्ट है, तो ये 2 और 4 तो आपस में ऑपोजिट हो नहीं सकते, यानी 2 का ऑपोजिट अगर 1 है तो 4 का ऑपोजिट 5 होगा, 2 का ऑपोजिट अगर 5 है तो 4 का ऑपोजिट 1 होगा, ये क्योंकि यही 1 और 5 ही बच रहे हैं कहीं छुपे हुए। ठीक है, तो इन्हीं में से होगा। तो अब अगर 2 का ऑपोजिट 1 और 5 में से है, 4 का ऑपोजिट 5 और 1 में से है, मतलब ये सारे जो हैं ये एक ही एलिमेंट के वो हैं, 2 के एलिमेंट 1 5 में से हो सकते हैं, 4 का ऑपोजिट 5 या 1 में से हो सकता है। तो जाहिर सी बात है अगर 3 3 और 6 तो पहली डाइस में आ गए और 3 और 6 आपस में ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट हो नहीं सकते, तो पहली फिगर तो वैसे ही कैंसिल हो गई। अब बची 2 4 और 1, तो 2 और 4 के ऑपोजिट तो 1 है ही ना ऑलरेडी, इन दोनों में से किसी एक के ऑपोजिट तो 1 होगा ही होगा, तो ऑपोजिट तो फेस आ ही नहीं सकता ना डाइस पे साथ में। तो 2 4 अगर आ गया तो यहाँ पे या तो 3 होना चाहिए था या 6 होना चाहिए था, लेकिन वो तो है नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गई। अब बचा 5 4 और 1, तो देखो 5 4, ठीक है, तो 5 4 अगर 5 4 का ही ऑपोजिट हुआ तो वैसे ही ये फिगर कैंसिल हो गई। अगर 5 4 का ऑपोजिट नहीं हुआ तो 5 जो है वो 2 का ऑपोजिट हो गया, 4 का ऑपोजिट 1 क्यों आ रहा है फिर इसके साथ में, तो वो भी कैंसिल हो गया। अब बचा ये थर्ड फिगर, 5 दे रखा है, उसके बाद 1 दे रखा है, तो 5 अगर 2 का ऑपोजिट है तो 1 4 का ऑपोजिट होगा, तो 3 जो है वो क्या हो गया 6 का ऑपोजिट, तो ये ऑप्शन जो है वो क्या हो गया करेक्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन में से एक एक एलिमेंट उठा लिया और फिर थर्ड लाइन में से एक एलिमेंट उठा लिया, तो क्या बन गया, एक कंप्लीट डाइस बन चुकी है हमारी। आया समझ में? अब देखो पूछा 3 के ऑपोजिट क्या होगा, कॉमन क्या है इसमें, 2 1 3 6 4 5, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें तो 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, आंसर क्या होगा 6 4 5। ठीक है, अगर यहीं यहीं पे इन्होंने ये चीज़ बोली होती कि 1 के ऑपोजिट जो है वो 4 है, बोली होती 1 के ऑपोजिट जो है वो क्या है 4 है, तो अगर 1 के ऑपोजिट 4 है तो फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं कि 3 के ऑपोजिट क्या है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 के ऑपोजिट क्या है 4। अब किसी एक फिगर को क्लॉकवाइज घुमा दो, ये 1 2 3 है ना, तो क्लॉकवाइज घुमा दी 1 2 3, तो इस वाली को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता, 4 5 और 6, 4 5 और 6। तो 1 के ऑपोजिट 4 हो गया, 2 के 5 और 3 के 6, तो हम लिख देते 3 के ऑपोजिट क्या है 6। लेकिन हमें ये कंडीशन गिवन नहीं है कि 1 के ऑपोजिट क्या है, ये कंडीशन देगा तब तो हम ये वाला लगाएंगे, लेकिन जब ये नहीं देगा तो जो भी दूसरे डाइस के एलिमेंट्स होंगे वो सारे में से कोई भी हो सकता है, तो या तो 6 है या 4 है या 5 है। व्हाट इज ऑपोजिट टू 2, 2 के ऑपोजिट क्या है, इधर 2 4 6 है, इधर 1 3 5 है, 2 के ऑपोजिट क्या होगा 1 3 5। आया समझ में? व्हाट इज ऑपोजिट टू नंबर 4, 4 के ऑपोजिट क्या है, 4 कहाँ है मेरे पास, ये रहा, 4 कहाँ है मेरे पास, ये रहा, 4 और 5 कॉमन है, 4 और 5 कॉमन है, तो 3 के ऑपोजिट क्या है 6। ठीक है, 3 के ऑपोजिट क्या है 6। अब इस वाली डाइस को देख लेते हैं, इस वाली डाइस में 3 कॉमन है, इस वाली डाइस में 3 कॉमन है। ठीक है, तो अब देख लो 3 कॉमन है तो 3 3 5 और 4, और उस वाली डाइस में 3 1 और 2। ठीक है, 3 के ऑपोजिट तो 6 था ही, तो 5 के ऑपोजिट 1 हो गया, 2 के ऑपोजिट 4, तो 4 के ऑपोजिट क्या आया 2, तो 2 क्या हो गया मेरा आंसर। आगे चलते हैं। अब ये आ गई ओपन डाइस। अब ओपन डाइस में देखो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है वो जो है वो इसका होगा। ठीक है, ये परसेंटेज वाला है वो कॉपीराइट वाले का होगा, और ये एट द रेट वाला बाहर होगा, यानी एट द रेट वाला जो है वो ट्राइंगल के होगा। ठीक है, डॉलर वाला साइन जो है वो हैश टैग के होगा, और वहीं पे परसेंटेज का साइन जो है वो इस कॉपीराइट वाले साइन के होगा। तो अब देखो क्या आ रहा है, एट द रेट डॉलर और ट्राइंगल। अब ट्राइंगल और एट द रेट तो साथ में आ नहीं सकते क्योंकि ऑपोजिट फेसेज है, तो पहली कट गई। उसके बाद क्या है, डॉलर एट द रेट कॉपीराइट, डॉलर एट द रेट और कॉपीराइट तीनों अलग अलग हैं, यही इसका आंसर होगा बी। एट द रेट हैशटैग, डॉलर और हैशटैग आ रहे हैं, डॉलर और हैशटैग तो आपस में अपोजिट हैं, तो ये भी नहीं आ सकते।
ठीक है। और उसके बाद क्या परसेंटेज और कॉपीराइट आ रहे हैं साथ में, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन। ये वाली, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्या होता है, इसके अंदर जो इस तरीके की फिगर होती है, दो ही तरीके की फिगर होती है हमारे पास, या तो इस तरीके की होगी या जो है हमारी इस तरीके की होगी। एफकेट में अगर पूछी जाएंगी तो इन्हीं दोनों तरीकों में से पूछी जाएंगी, इनके अलावा नहीं आती। एक होती है जिसके अंदर जो है मेरा डाइस बनता है ना, तो उसका एक पार्ट जो है वो दो हिस्सों में बनता है ऐसे। यानी यहाँ पे जैसे मान लो ये डाइस बन रही है मेरी ऐसे, इस तरीके से बन रही है ना, ये डाइस बन रहे हैं। तो इधर तो है पूरा पूरा लिखा जाता है 1, इधर जो है पूरा पूरा लिखा जाता है 2, और इधर का हिस्सा टूट रहा होता है 3 4 लिखा जाता है। तो ये वाला जो फिगर होती है ये इसी तरीके की फिगर बनती है ये वाली, लेकिन यहाँ पे जो है ना एलिमेंट्स और जुड़ जाते हैं उसमें इधर। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये बीच में क्या करते हैं, डिवाइड होने का काम करते हैं। तो वो नहीं पूछा जाएगा, उसकी टेंशन मतलब, वो बैंकिंग वाला चीज़ है। फिलहाल एफकेट की तैयारी करो। तो एफकेट में जो है दूसरा टाइप का यही चीज़ आएगी। एम के ऑपोजिट क्या होता है? पी, एक छोड़ के होता है ना। वैसे ही आर के ऑपोजिट क्यू हो जाएगा, तो एम के ऑपोजिट पी, आर के ऑपोजिट क्यू। अब बचा कौन? एन और टी बच गए, तो वो आपस में ऑपोजिट होते हैं। तो बस एम, एन और पी, एम और पी साथ में हो नहीं सकते। उसके बाद क्यू और आर साथ में हो नहीं सकते। उसके बाद एम, एन और टी, एन और टी साथ में हो नहीं सकते। एन, एम आर, एन एम आर इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? अब ये देख लो, ये क्या है मेरे पास, 3 4 के उल्टा हो गया, 1 6 के हो गया, 2 5 के हो गया। ठीक है, तो इसका 1 क्या हो गया, 1 6, बाहर वाला सबसे लास्ट वाले के हो गया, ये इसके हो गया, ये इसके हो गया, एक छोड़ के एक होते जाते हैं बस। अब चलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। देखो सिटिंग अरेंजमेंट जो है ना वो एफकेट में इतना मुश्किल नहीं आता, एफकेट में बिल्कुल बेसिक बेसिक आता है। मैं एक बार जो है सिटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा सा चीज़ बता देता हूँ क्या होती है, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी होगा। बस ये समझ लो कि चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं। देखो सीटिंग अरेंजमेंट में दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। पहला होता है एक सिंगल रो में बैठे होते हैं, या तो वो नॉर्थ फेसिंग करेंगे, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, या वो साउथ फेसिंग करेंगे सारे। ठीक है, पहला, दूसरा, और तीसरा पार्ट होता है जिसके अंदर दो बेंच पे बैठे होते हैं, कुछ इस तरह इनको देखेंगे, कुछ इनको देखेंगे, एक दूसरे की तरफ फेस करके, यानी कुछ नॉर्थ फेसिंग और कुछ साउथ फेसिंग। ऐसे ही हमारे पास जो है दूसरी तरीके की होती है क्लोज्ड। ये तो मेरे पास हो गया ओपन, बोल लो इसको ओपन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे टाइप बनती है क्लोज्ड फिगर से। क्लोज्ड फिगर में वो आपको स्क्वायर में भी बिठा सकते हैं, वो आप लोगों को सर्कल में भी बिठा सकते हैं, वो आप लोगों को हेक्सागन में भी बिठा सकते हैं, या वो आपको किसी भी चीज़ में बिठा सकते हैं, वो आपको पेंटागन में भी बिठा सकते हैं। ठीक है, ये तो चार ही साइड हो गई। वो आपको पेंटागन में भी बिठा सकते हैं, मतलब वो कहीं पे भी बिठा सकते हैं। फिगर का नाम वो तुम लोगों को दे देंगे कि वो जो है इस फिगर में बैठा हुआ है, तो होगी वो क्लोज्ड फिगर। तो जो क्लोज्ड फिगर होती है उसमें दो दो तरीके की चीज़ें होती हैं। क्लोज्ड फिगर में दो तरीके की चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी दो तरीके की चीज़ें होती हैं? पहली होती है मेरे पास टुवर्ड सेंटर, और दूसरी जो होती है वो मेरे पास होती है ऑपोजिट टू सेंटर। बोलते क्या है इनको मेरे को पूरा आइडिया नहीं है, बस तुम समझ लेना, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं पता। अब देखो, जैसे पहली है जिसके अंदर मान लो सर्कल में ही देते हैं ना, तो सर्कल ले लेते हैं हम एक, जिसके अंदर सारे जो हैं वो सर्कल की टुवर्ड्स फेसिंग करके बैठे हैं, फेस टुवर्ड सेंटर। तो टुवर्ड सेंटर करेंगे तो सबका फेस जो है वो अंदर की तरफ होगा। तो पहला क्वेश्चन तो होता है जो सारे सेंटर की तरफ करके बैठे हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है जिसके सारे, जिनके सबके फेस ना सेंटर से ऑपोजिट होते हैं, बाहर की तरफ। और जो मेरे पास तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो तीसरी टाइप का क्वेश्चन बनता है मिक्स, यानी कुछ बैठे हुए हैं मेरे पास सेंटर की तरफ फेस करके, कुछ बैठे हुए हैं सेंटर की तरफ फेस करके, और कुछ बैठे हुए हैं सेंटर से बाहर की तरफ फेस करके। इस तरीके के, यानी कुछ जो है वो अंदर बैठे हुए हैं फेस करके, और कुछ जो है वो बाहर बैठे हुए हैं फेस करके। अब दूसरी चीज़ जो इसमें सीखने लायक है, वो जो है उसको साफ सुथरी बनाने के लिए कहाँ चली गई, ये रही। हम एक शेप उठा लाते हैं। देखो ये मान लो सर्कल है,
जिसमें जो है बंदे बैठे हुए हैं मेरे, कुछ जो बैठे हुए हैं वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं और कुछ जो है मेरे जो है सेंटर की बाहर की तरफ फेस करके बैठे। तो जैसे मान लो ये जो है इसका सेंटर है और मैं ना यहाँ पे बंदे बिठा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बंदे बिठा दिए मैंने, 8 से ज़्यादा बैठते नहीं, 8 बिठा दिए। अब मान लो कि जैसे कुछ जो है वो सेंटर की तरफ करके बैठे हुए हैं, इसमें हमें डायरेक्शन समझनी है बेसिकली, कौन किसका लेफ्ट है कौन किसका राइट है। तो कुछ जो है वो सेंटर की तरफ बैठे हुए हैं, ये मान लो बाहर करके बैठा हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पे मान लो फिर अंदर करके बैठा हुआ है, ये वाला मान लो फिर बाहर करके बैठा हुआ है, ये भी बाहर करके बैठा हुआ है, ठीक है, फिर उसके मान लो ये फिर अंदर करके बैठा हुआ है, इसको मान लेते हैं ये भी अंदर करके बैठा हुआ है, ये मान लो बाहर करके बैठा हुआ है। इस तरीके से सारे बंदे बैठे हैं, मान लो नंबरिंग कर दी मैंने, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है, ये जो है इनकी मान लो ये इतने बंदे हैं एच तक, और ये जो है सारे कुछ इधर फेस करके बैठे हैं कुछ इधर फेस करके बैठे हैं। तो अगर जैसे बात की जाती है, हम जो मेनली कॉमन क्वेश्चन जो कॉमन फैक्टर्स हम चीज़ें देखते हैं, वो पहली चीज़ तो हम देखते हैं इमीडिएट नेबर। अगर हम इमीडिएट नेबर वाली चीज़ें देखते हैं, जैसे मान लो मैंने पूछ लिया इमीडिएट नेबर ऑफ सी, तो सी का इमीडिएट नेबर कौन है, सी का इमीडिएट नेबर मतलब सी के दोनों साइड में कौन बंदे बैठे हैं, सी के साइड में डी भी बैठा हुआ है और सी के साइड में बी भी बैठा हुआ है। तो सी का इमीडिएट नेबर कौन है भाई, सी का इमीडिएट नेबर डी भी है और सी का इमीडिएट नेबर बी भी है। अब अगर मैं बात करूं कि लेफ्ट में कौन है सी का इमीडिएट नेबर, तो सी के इमीडिएट नेबर, सी का लेफ्ट किस साइड है, ऊपर की साइड, ये लेफ्ट है सी का और ये क्या है सी का राइट। तो सी का ये लेफ्ट है और ये सी का राइट है, तो अगर स्पेसिफिक लिखा जाए कि इमीडिएट नेबर ऑफ सी टू इट्स लेफ्ट, तो सी के लेफ्ट में उसका इमीडिएट नेबर कौन होगा, डी, और सी के राइट में उसका इमीडिएट नेबर कौन होगा, बी। तो पहला केस तो आता है इमीडिएट नेबर का। दूसरा केस होता है नेक्स्ट टू, दूसरी लाइन जो लिखी जाती है क्वेश्चन में वो नेक्स्ट टू लिखा वर्ड आएगा, नेक्स्ट टू। तो नेक्स्ट टू पूछे, जैसे नेक्स्ट टू ए बोला मैंने, तो नेक्स्ट टू ए जो है वो मेरा बी भी है और नेक्स्ट टू ए मेरा एच भी है, बी भी है और एच भी है। लेकिन अगर वहीं पे क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि ए के राइट में कौन है, तो ए का राइट साइड ये रहा और ए का लेफ्ट साइड ये रहा, तो ए के राइट में कौन होगा एच, ए के लेफ्ट में कौन होगा बी। स्पेसिफिक जो है मेंशन की जाए राइट साइड या लेफ्ट साइड, तब वो अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर सीधा बोला नेक्स्ट टू ए, तो ए के दोनों साइड कौन बैठे हुए हैं, ये बंदे बैठे हुए। दूसरा होता है ऑपोजिट, नहीं तीसरा है, तीसरा जो होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट। अब अगर मैं बोलूँ ऑपोजिट टू सी, तो सी के ऑपोजिट कौन है, यानी सी के उल्टा कौन बैठा हुआ है, जी। अगर मैं बोलूँ ऑपोजिट टू बी, तो बी के ऑपोजिट कौन है, एफ। अगर मैं बोलूँ डी, तो डी के ऑपोजिट कौन है, एच। अगर मैं बोलूँ ए, तो ए के ऑपोजिट कौन है, ई। ये सारे एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हुए हैं। लेकिन वहीं पे एक चीज़ आती है, फोर्थ चीज़, फेसिंग टू, फेसिंग टू ए। अगर मैं बोलूँ फेसिंग टू ए और फेसिंग टू सी, दो क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मैं बोलूँ फेसिंग टू ए और फेसिंग टू सी, तो फेसिंग टू का मतलब है ए किसकी तरफ देख रहा है और कौन ए की तरफ देख रहा है, मतलब जो दो लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं, दोनों के एक दूसरे की तरफ फेस होता है, उसको बोला जाता है फेसिंग टू। तो अगर उसको फेसिंग टू बोला जाता है तो ए की तरफ कौन देख रहा है, फेसिंग टू का मतलब ए के सामने कौन बैठा हुआ है जो उसकी तरफ देख रहा है। तो ए के सामने तो ई बैठा हुआ है लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देख रहा है, तो ए की तरफ कोई भी फेस नहीं कर रहा। फेसिंग टू ए इज नन, नो वन, कोई भी ए की तरफ फेस नहीं करके बैठा हुआ। वहीं पे सी की अगर मैं बात करूं तो सी के बिल्कुल ऑपोजिट जी बैठा हुआ है और वो उसकी तरफ फेस भी करके बैठा हुआ है, यानी हु इज फेसिंग टूवर्ड्स सी, तो हम लिखेंगे जी, ठीक है। तो फेसिंग टू का जो है ये चीज़ होती है फेसिंग टू। और बाकी अगर चीज़ें बोली जाएं, जैसे बिटवीन वर्ड आया, बिटवीन बी एंड एच, बिटवीन तो दो लोगों के बीच में होगा, तो बी और एच के बीच में कौन है, तो ए है, वो चीज़ हमें पता ही है, ए है, ठीक है। अब देखो राइट और लेफ्ट कैसे पता लगेगा इनका, राइट और लेफ्ट पता करने के लिए साफ सीधी बात है, इनका अगर राइट और लेफ्ट अगर हमें पता करना है, तो जो सेंटर की तरफ देख रहा है ना बंदा, वो जो है नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो ये अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो ये ए था ना,
तो सेंटर की तरफ जो देख रहा है वो मान लो कि वो तुम हो, नीचे से सेंटर की तरफ देख रहा है वो कौन है, वो तुम हो, ठीक है। अगर वो तुम हो तो यहाँ पे जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा इस साइड, एक मिनट कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा। तुम लोग जो है नॉर्थ की तरफ, जो भी सेंटर की तरफ देखता है ना, मतलब सेंटर के बिल्कुल ऊपर की तरफ देख रहा है, जैसे इस लाइन में कौन देख रहा है ऊपर की तरफ, नॉर्थ की डायरेक्शन है ना, अगर ये नॉर्थ की डायरेक्शन है तो ये सारी तुम्हारी डायरेक्शन है, तो तुम्हारी डायरेक्शन है तो ये तुम्हारा राइट है और ये तुम्हारा लेफ्ट है। तो अगर ये तुम्हारा राइट है, ये तुम्हारा लेफ्ट है, तो वही सेम चीज़ ई की हो जाएगी, क्योंकि ई भी तो भाई ऊपर ही देख रहा है, तो ये राइट हो गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट। आई बात समझ में इतनी। वहीं पे अगर बात की जाए एच की, तो एच जो है वो बाहर देख रहा है। अगर तुम एच की जगह बैठे होते और इस साइड देख रहे होते तो तुम्हारा जो राइट है वो ऊपर की तरफ होता, लेकिन क्योंकि एच बाहर देख रहा है तो जहाँ तुम्हारा राइट वहाँ एच का लेफ्ट, और जहाँ तुम्हारा लेफ्ट वहाँ एच का राइट। उल्टा देख रहा है तो राइट की साइड ही राइट आएगा। ये बात चीज़ें जो है तो थोड़ी सी ध्यान में रख लें। हमने जो है डायरेक्शन वाले में करा था कि अगर ये नॉर्थ है, ठीक है, और ये अगर राइट है, ये लेफ्ट है, तो वेस्ट का लेफ्ट के साथ में क्या आता है, राइट आता है, और यहाँ क्या आता है, लेफ्ट, फिर लेफ्ट के साथ में राइट, उल्टा लेफ्ट, फिर लेफ्ट के साथ में राइट और उल्टा लेफ्ट, ऐसे चलता है ना, क्योंकि ये सारे जो हैं वो बीच वाले सेंटर की तरफ पॉइंट होते हैं। अब अगर बीच वाले सेंटर की तरफ पॉइंट होता, एच जो है वो बीच वाले सेंटर की तरफ पॉइंट होता, तो क्या होता, तुम्हारे राइट, इस ए के राइट के साथ में उसका लेफ्ट आता, लेकिन क्योंकि वो उल्टा देख रहा है इसलिए उसके पास यहाँ पे क्या आया, राइट आया। नहीं आता तो थोड़ा सा ऐसे घूम के देख लो, खुद की बॉडी ही उस डायरेक्शन में घुमा दो, जिस साइड तुम्हारा लेफ्ट जा रहा है उसी साइड उसका राइट जाएगा, खुद घूम जाया करो, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ये जी है, ये सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो अगर ये सेंटर की तरफ फेस कर रहा है यानी ये कौन सी साइड फेस कर रहा है, वेस्ट की तरफ, तो ये क्या हो गया, राइट, और ये क्या हो गया, लेफ्ट, ठीक है। एफ जो है वो फिर उल्टा फेस कर रहा है, अगर फिर उल्टा फेस कर रहा है तो राइट के साथ में राइट ही आएगा और उल्टा क्या आएगा, लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद कौन सा, बी है, बी मेरा क्या है, बाहर की तरफ फेस कर रहा है, बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो क्योंकि अगर ये इस अंदर की तरफ फेस कर रहा होता तो इधर राइट आता, लेकिन बाहर है तो इधर लेफ्ट, और उल्टा क्या हो गया, राइट। सी है, वो अंदर की तरफ फेस कर रहा है तो इधर राइट इधर लेफ्ट, और डी बचा, डी जो है वो कहाँ फेस कर रहा है, अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो अंदर की तरफ फेस कर रहा है तो इस साइड लेफ्ट और इस साइड राइट। तो ये क्या हो गया इस चीज़ का, इस तरीके से जो है खुद घूम जाया करो बेसिकली, जहाँ भी तुमको लगता है ना वो खुद घूम जाया करो। मोस्टली 99% क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि हम्म, सारे फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर हैं या सारे फेसिंग टूवर्ड्स बाहर की तरफ, अपोजिट टू सेंटर है। तो चीज़ें याद रख लेना, अगर जैसे ये सेंटर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज जो भी जितने भी होंगे ना, सबके एंटी क्लॉकवाइज में राइट एंगल बनेगा। जैसे देखो, सॉरी राइट एंगल कह रहा हूँ मैं, राइट जो है डायरेक्शन साइड बनेगी, राइट साइड, जैसे ए का एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड है, ठीक है, जी का एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड है, ठीक है, और कौन सा इसकी तरफ करके बैठा हुआ है भाई, डी बैठा हुआ है, डी का एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड है, ठीक है, और कौन अंदर करके बैठा हुआ है, इसका एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड है, ठीक है, और जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो सबका लेफ्ट होता है, सेंटर की तरफ जो बैठे होते हैं, ठीक है। अगर वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं तो एंटी क्लॉकवाइज इज राइट डायरेक्शन और क्लॉकवाइज इज लेफ्ट डायरेक्शन। देखो क्लॉकवाइज चलूंगा मैं, लेफ्ट हो गया, ठीक है, सेंटर की तरफ फेस करके सी बैठा हुआ है, क्लॉकवाइज गया मैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेफ्ट हो गया, डी के क्लॉकवाइज लेफ्ट हो गया, उसके बाद सेंटर की तरफ जी बैठा हुआ है, जी के क्लॉकवाइज लेफ्ट हो गया, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बाहर की तरफ फेस करवा दूं इनका, तो अगर मैं इनका बाहर की तरफ फेस करवा दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज राइट और एंटी क्लॉकवाइज इज लेफ्ट। बाहर कौन बैठा हुआ है मेरा, बी बैठा हुआ है, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज राइट, ठीक है, उसके बाद ई बैठा हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज राइट, एफ बैठा हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज राइट, एच बैठा हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज राइट, और वहीं पे बी बैठा हुआ है तो इधर इस साइड पे, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट। आई बात समझ में सबको, डायरेक्शन की किस तरीके से डायरेक्शन पता लगती है, बोलो भाई फटाफट, समझ आई, समझ गई। ठीक है। और एक लास्ट चीज़ जो समझने लायक थी सीटिंग अरेंजमेंट में, एक लास्ट जो कुछ वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड क्या होते हैं मेरे पास, दो तीन वर्ड होते हैं। पहला मेरे पास होता है होम, फिर होता है मेरे पास विच, फिर होता है मेरे पास दैट, फिर होता है मेरे पास हु। वो जो है वो सेकंड पर्सन की बात करते हैं, या फिर बोल लो कि वो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, या वो बोल लो कि सेकंड पर्सन की बात करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूंगा अभी। और दूसरा वर्ड होता है मेरे पास, दूसरे वर्ड का कुछ ग्रुप होता है, जैसे
एंड हो गया, बट हो गया, वाइल हो गया, या फिर कॉमा हो गई, कॉमा। ये जो है ये सब्जेक्ट की बात करते हैं, या फिर ये जो है वो फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सेकंड पर्सन। देखो मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ लिखूँ कि ए इज थर्ड टू राइट ऑफ बी हु इज ऑपोजिट टू डी। मैं यहाँ बोल रहा हूँ आप लोगों को ऑपोजिट टू डी। मैं यहाँ ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए जो है वो बी के थर्ड राइट में है, जो कि ऑपोजिट है डी के। यानी ये जो हु है ये किसकी बात कर रहा है, बी की। कि भाई बी जो है वो डी के ऑपोजिट है और बी के थर्ड राइट में ए बैठा हुआ है। यानी बी के थर्ड राइट में ए बैठा हुआ है, जो कि डी के उस ऑपोजिट था। यानी डी के ऑपोजिट बी है और बी के थर्ड राइट में जो है मेरा ए है। यानी हु जब भी आएगा, हु आएगा, विच आएगा, दैट आएगा, हुम आएगा, ये जब भी वर्ड्स आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेकंड पर्सन की बात की गई होगी ना फर्स्ट सेंटेंस में, क्योंकि हु से पहले वाला ये फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, इसमें जो सेकंड पर्सन की बात की होगी उसके बारे में बता रहा है कि बी इज ऑपोजिट टू डी। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसी सेंटेंस को सिर्फ इतना लिखता कि ए इज थर्ड टू राइट ऑफ बी, और मैं यहाँ लिख देता एंड, या फिर मैं यहाँ सिंपल सिंपल कॉमा लगा देता, कुछ भी ना लिखता, एंड ऑपोजिट टू डी, तो इसका ये मतलब हो जाता कि बी जो है वो थर्ड राइट ऑफ बी है। यानी बी के वो थर्ड राइट में बैठा हुआ है ए, कॉमा का मतलब हो गया, और डी के ऑपोजिट में बैठा हुआ है। यानी डी के ऑपोजिट में ए बैठा हुआ है और बी जो है उसके थर्ड राइट में बैठा हुआ है ए। तो बी के जो है वो थर्ड राइट में इस साइड बैठा हुआ है ए। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं नहीं, इस साइड क्यों बैठेगा, उस साइड बैठेगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में? और ऐसे ही अगर हु की बात हो तो वहाँ पे क्या होता है। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि इतना ही था जो भी था, इसके अलावा नहीं था कुछ भी। अब क्या बात हो रही है यहाँ पे, पहले देखो, ए इज सेकंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए इज सेकंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ बी हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट। मतलब बी जो है वो एक्सट्रीम राइट पे है, प्लेसेस इन अ रो, रो है, चलो ये सर्कल नहीं है तो मैंने एक रो बना दी, खींच दी लाइन, और वहीं पे जो है मेरे पास कौन बैठा हुआ है, मेरे पास बी जो है वो एक्सट्रीम राइट में बैठा हुआ है। राइट मेरा ये पार्ट है, यहाँ बी बैठा हुआ है। और उसके बाद ये चीज़ बोली गई है कि ए जो है उसके सेकंड प्लेस पे बैठा हुआ है, यानी ये पहली प्लेस, ये दूसरी प्लेस, यहाँ ए बैठा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ जो है उन्होंने मेरे को बता रखी है। तो बात क्या बोला, एंड थ्री प्लेसेस टू द राइट ऑफ सी हु इज ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। भाई सी जो है एक्सट्रीम लेफ्ट पे यहाँ बैठा हुआ है, यानी सी का राइट जो है वो इस साइड होगा, और इसके थर्ड प्लेसेस पे बैठा हुआ है, यानी एक, दो, और ये तीसरी प्लेस पे ए बैठा हुआ है। तो ये टोटल इतने ही लोगों की है। पूछा हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, कितने लोग हैं, छः हैं पूरी रो में। आया समझ में? समझ गया। अब देखो क्या है, सिक्स स्टूडेंट, अरे एक चीज़ रह गई यार। देखो या तो छः बंदे होते हैं या हमारे पास ना आठ बंदे होते हैं। तो जब भी छः बंदे और आठ बंदों की बात आए ना, जब भी छः और आठ बंदों की बात आए तो देखो, अगर आठ पर्सन की बात आए तो इस तरीके से बनाना फिगर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ठीक है, और जब भी छः पर्सन की बात आए तो फिगर जो है वो ऐसे बनाना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। और जिस भी बंदे की पहले बात स्टार्ट हो उसको हमेशा यहाँ बिठा देना, और उसी के हिसाब से लेफ्ट राइट घुमाते रहना, क्योंकि यहाँ जो फेस होता है वो क्या है, इस साइड बैठेंगे सारे, एक ही साइड फेस करके बैठते हैं मोस्टली केसेस में, जो है सारे सेंटर की तरफ ही फेस करके बैठे होंगे, सारे क्वेश्चन सेंटर की तरफ ही बनाते हैं। तो अगर सारे ही सेंटर की तरफ बैठे हैं तो ये जो है ये क्या है, साउथ फेसिंग है, और ये क्या है, नॉर्थ फेसिंग। तो इसको हमेशा इसलिए जो है इस बंदे को यहाँ बिठाना, जिससे भी स्टार्टिंग करो तुम, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो है उसका राइट साइड तुम्हारा राइट होगा और लेफ्ट साइड तुम्हारा लेफ्ट होगा, तो तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगी कि लेफ्ट कहाँ है राइट कहाँ है। ठीक है, तो हमेशा नीचे वाली पे बिठा देना उसको, और फिर अपना क्वेश्चन करते जाना। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, बात हो रही है कि मेरे को सिक्स स्टूडेंट प्रतीक, समीर, कबीर, जिया, जोसफ, किरण आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल टुवर्ड्स
फेसिंग टूवर्ड सेंटर। तो सारे जो हैं वो सेंटर में फेस करके बैठे हुए हैं। मैं यहाँ से उठा लाता हूँ एक सर्कल, और वो जो है सारे सेंटर में फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब सारे अगर सेंटर में फेस करके बैठे हुए हैं, टोटल 6 लोग हैं, तो पहला यहाँ हो गया, दूसरा मेरा यहाँ हो गया, तीसरा मेरा जो है यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, नहीं ये तो मैंने ही गलत बना दी, 6 है ना, तो एक 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं इन लोगों की कौन बैठा हुआ है। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, प्रतीक इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ समीर एंड कबीर। यानी प्रतीक जो है वो समीर और कबीर का इमीडिएट नेबर है। यानी समीर यहाँ बैठा है तो कबीर यहाँ बैठा है, समीर यहाँ बैठा है तो प्रतीक के साथ कबीर यहाँ बैठा है। तो बेसिकली प्रतीक है बीच में, मैंने प्रतीक को बनाया बीच में, और उसके जो है वो किसका इमीडिएट नेबर है, समीर और कबीर का। यानी दोनों समीर और कबीर उसके साथ होने चाहिए। तो कहीं पे एक साइड समीर बना दो, कहीं एक साइड कबीर बना दो। ये मैंने बना दिया समीर और ये बना दिया कबीर। ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अब देखो, जिया इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ कबीर। तो कबीर जो है वो मेरा ये है, कबीर का राइट ये है। ठीक है, तो जिया जो है उसके सेकंड राइट में बैठी हुई है। यानी फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, यहाँ कौन बैठी हुई है, जिया। हो गया चीज। उसके बाद क्या है, किरण इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कबीर। कबीर ये है, इसका लेफ्ट जो है ये है, और यहाँ कौन बैठी हुई है, किरण। तो थर्ड में बैठी हुई है, लेकिन पहला दूसरा तीसरा यहाँ कौन है, किरण। हो गया यहाँ पे किरण। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, जोसफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ जिया एंड कबीर। यहाँ कौन हो गया, जिया, जोसफ। जिया इज सिटिंग सेकंड राइट टू समीर। ओके, अच्छा कबीर के साइड में नहीं बैठी क्या वो, जिया इज सिटिंग सेकंड राइट ऑफ समीर। अच्छा समीर तो यहाँ है, क्वेश्चन गलत हो गया है गाइस, अभी ठीक कर देते हैं। समीर के बैठी हुई है भाई वो राइट में, तो समीर का राइट कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, समीर का राइट अगर ये है तो जिया कहाँ बैठी हुई है, समीर का राइट ये है तो यहाँ बैठनी चाहिए। एक सेकंड, फिर भाई साहब कबीर यहाँ होगा, समीर यहाँ होगा, कबीर जो है यहाँ होगा, और उसकी पोजीशन चेंज कर हाँ देंगे या कि कर दी, उसके बाद यहाँ होगा, अब बैठ सकती है जिया जो, एड्रेस चेंज कर देंगे। अब जो है वो यहाँ पे जिया बैठ गई। हाँ, पोजीशन चेंज हो गई, क्योंकि अगर समीर यहाँ होता तो सेकंड राइट उसका ये हो जाता जहाँ पे कबीर को बैठना चाहिए। ठीक है, लेकिन कबीर को पोजीशन चेंज करने के बाद क्या हो गया, जिया यहाँ बैठ गई। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, किरण इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कबीर। यानी कबीर के थर्ड लेफ्ट में, कबीर ये हो गया मेरे पास, 1 2 3 यहाँ पे किरण बैठी हुई है, फिर किरण यहाँ बैठेगी, पहले साइड बैठी हुई थी, और जोसफ फिर यहाँ बैठ जाएगा, एक ही बचा है, जोसफ यहाँ बैठ जाएगा। पूछा क्या, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जोसफ। जोसफ के इमीडिएट लेफ्ट, लेफ्ट कौन सा है जोसफ का, ये। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, राइट होता है, और क्लॉकवाइज क्या होता है मेरे पास, लेफ्ट होता है। ठीक है, क्योंकि सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज राइट होता है, क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड इसके कौन बैठा हुआ है, जेड, जेड फॉर जी, जेड फॉर जी। आया समझ में, आगे चलते हैं। 6 स्टूडेंट आर सिटिंग, 6 स्टूडेंट आर सिटिंग, ये लो 6 स्टूडेंट हो गए, और वो सारे बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड डी। ई और डी के बोथ इमीडिएट नेबर है, फिर वही सीन है, ई, ए और डी पोजीशन देख लेंगे बाद में। ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ई जो है वो सी के थर्ड राइट में बैठा हुआ है। तो अभी इस सेंटेंस को छोड़ देते हैं, पहले ई और डी का कुछ देखते हैं। डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। यानी एफ के लेफ्ट में आना चाहिए डी। तो देखो जो मेरे पास ये है, क्या कहते हैं उसको, लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन होती है भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है वो लेफ्ट होती है। तो लेफ्ट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इस साइड लेफ्ट होगा ना सबका, इस साइड सबका लेफ्ट होगा ये वाली डायरेक्शन में। तो थर्ड लेफ्ट, यानी किसी के थर्ड लेफ्ट में बैठा होगा। तो देखो थर्ड पोजीशन, पहली दूसरी तीसरी, यानी वो बंदा यहाँ बैठा होगा, एफ। एफ अगर यहाँ बैठा है तभी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट होती है, तभी तो इसके जो लेफ्ट में तीसरी पोजीशन पे डी यहाँ पे आके बैठेगा। और अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। यानी ई जो है वो सी के थर्ड में बैठा है, 1 2 3, ये हो गया सी।
ठीक है। सी का थर्ड राइट क्या होगा, एक सेकंड में एक थोड़ा सा साफ कर देता हूँ उसको। किसी बंदे के राइट में बैठा हुआ है, राइट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, यानी इस साइड जितने भी होंगे वो सारे राइट होंगे, तो ऐसे ऐसे चल रहा होगा। अभी राइट और लेफ्ट को अगर छोड़ दें तो तीसरी पोजीशन जो ई के बाद आएगी वो पहली दूसरी तीसरी यहाँ आएगी और पहली दूसरी तीसरी यहीं आएगी, यानी यही पोजीशन है वो। अब चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, पोजीशन ही यही है सिर्फ। अगर हमारे पास और पोजीशन होती, जैसे मान लो राइट साइड से जो है, एक सेकंड के लिए अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ मान लो ये हो गया, ई जो है वो यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 4 ऐसे होता मान लो थोड़ी देर के लिए। तो ई का थर्ड पोजीशन एक तो ये बन रही है और ई की थर्ड पोजीशन एक ये बन रही है, ठीक है। तब हम देखते कि किसके राइट में बैठा हुआ है, एक एक्स हो गया एक वाई हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज राइट डायरेक्शन में है तो राइट डायरेक्शन वाई की इस साइड होगी, एक्स की इस साइड होगी, तो एक्स के थर्ड में कौन बैठा हुआ है, ई। तो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट, वाई के थर्ड में तो यहाँ पे ई को बैठना चाहिए था, लेकिन अगर ई को यहाँ बिठा देंगे तो फिर ए को यहाँ लाना पड़ेगा, डी को यहाँ लाना पड़ेगा। और बस स्टार्टिंग की जो लाइन लिखी होती है सिटिंग अरेंजमेंट में उनको मत छेड़ना, वो ऐसे ही रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसको ये जो है इस तरीके से बैठे होंगे। बस ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट और राइट याद रख लेना, हल्का सा लेफ्ट और राइट, कि क्लॉकवाइज माने लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज माने राइट। अब क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, ए बी डी सारा ही हो गया, बचा कौन है फिर, तो बी बचा हुआ है, यहाँ पे बी लिख दिया। स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में सेकंड बैठा हुआ है, ठीक है बैठा हुआ। उसके बाद क्या हो गया कि हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो डी बैठा हुआ है। आंसर क्या हो गया, डी। आया समझ में। अब देखो क्या है, ऑल पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, सारे बंदे जो हैं वो नॉर्थ में फेस करके बैठे हुए। क्या है, ए इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज ऑन एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट में बी बैठा हुआ है और इससे 10th पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, 10th पोजीशन पे मेरा ए बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एक 3 पर्सन आर लेफ्ट ऑफ ए, 3 पर्सन जो है वो क्या है, ए के लेफ्ट में, तो 3 ये हो गए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 10 11 13 14 14 हो गए टोटल नंबर ऑफ पर्सन। कैसे, बी यहाँ बैठा हुआ है इसके 10th पोजीशन पे, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और उसके बाद ये जहाँ पे बैठा हुआ है ये बी की एक पोजीशन हो गई, 10 ये पोजीशन हो गई, 10 3 13 और एक बी वाली कितने हो गई, 14, 14 पोजीशन हो गई। 14 जो है लोग टोटल उस टेबल पे बैठे। क्या है, ए एंड बी आर फेसिंग नॉर्थ, ए और बी जो है वो नॉर्थ में, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट, ओके एक सेकेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट ए मूव टू द 5th प्लेस इन द लेफ्ट, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस पांचवी पोजीशन पे ए आ जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, यानी पहले कहीं यहाँ बैठा हुआ वो फर्स्ट पोजीशन पे, 5 पोजीशन थी, ये किस पे आ गया, 5th पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ लेफ्ट में ही आया, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, बी जो है वो 6th प्लेस पे आ जाता है, यानी बी जो है वो 6th प्लेस पे आ जाता है, एक बारी के लिए ये 6th प्लेस हो गई, फर्स्ट से उन्होंने स्टार्ट करा था। तो हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ रो, देखो इसके ना दो केस बनते हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादा डिटेल तो दे नहीं रखी, तो दो केस बनते हैं। पहला तो ये वाला केस जो सीधा सीधा बना है कि भाई यहाँ से छः पोजीशन स्टार्ट करी तो बी जो है वो 6th पोजीशन पे यहाँ आ गया, यानी टोटल इससे पहले 6 आदमी है, एक एक दो तीन चार पाँच, ये 5th प्लेस थी, ये 6th प्लेस हो गई, ठीक है। और इस साइड से स्टार्ट हुआ तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th प्लेस, तो 5th प्लेस पे ए है, 6th पे बी है, टोटल यहाँ 6 है यहाँ 5 है, तो टोटल कितने हो गए, 11। तो क्या हो गया, पहली कंडीशन तो होती है ये 11, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि व्हाट इफ, अगर इसी केस को मैं ऐसे बनाऊं और थोड़ी देर के लिए मान लो ये बनाऊं कि जो है मेरा ए जो है वो 5th प्लेस पे आ गया, मान लो ए जो है वो कौन सी प्लेस पे आ गया, 5th पे, ये मेरी फर्स्ट हो गई, ये मेरी सेकंड हो गई, ये मेरी थर्ड हो गई, ये मेरी फोर्थ हो गई और ये मेरी 5th हो गई। ये ए जो है यहाँ 5th पे बैठा हुआ है ए, अब बी को बिठाना है 6th पे, तो बी जो है मेरा यहाँ से चलेगा 1 2 3 4, पांचवा तो ए है ना, तो ये छठी इस साइड से 6th होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पोजीशन पे यहाँ पे मेरा बी बैठा हुआ है कि ए पोजीशन
क्रॉस करता हुआ 6th पोजीशन पे बी बैठा हुआ है। दो केस बनते हैं इसमें, क्योंकि पूरी पूरी स्टेटमेंट तो हमें बता नहीं रखी। तो इस हिसाब से देखे जाएं तो 6 आदमी ये और 3 आदमी ने 9 आदमी। तो इस क्वेश्चन के आंसर दो होते हैं, 11 और 9। ठीक है, क्योंकि ये दोनों दो पोजीशन या तो 6 और 5 11 ही होते हैं, जो भी दे रखा है। ये 6 पोजीशन पे है, ये 5th पोजीशन पे है, तो 6 और 5 11, या फिर इसमें से दो कम कर दो क्योंकि वो दो प्लेसेस ओवरलैप होती हैं। तो या तो इसका आंसर 11 रहता है या इसका आंसर 9 रहता है। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन में होगा। जैसे इसमें 9 ऑप्शन में नहीं है, 8 है, 6 है, 10 है, लेकिन 9 नहीं है, 11 है। तो या तो 11 है या 9 होता तो 9 मारते हैं। दोनों कभी भी ऑप्शन में होंगे नहीं। चलते हैं आगे। 6 स्टूडेंट सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। फिर से वो सेंटर की तरफ करके बैठे हुए हैं। तो ये जो है मेरे पास मान लो ऐसे हो गया, और यहाँ पे वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हो। ठीक है, और बंदे कितने हैं? 6। तो वही चीज़ बना देते हैं फिर से, 1 2 3 4 5 6। अब क्या बोल रहा है? शंभवी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जिज्ञासा एंड अवनी। तो यहाँ जो है मेरे पास वो हो गई, यहाँ जिज्ञासा बना दो, यहाँ अवनी बना दो। ठीक है, तरुण इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा, यानी जिज्ञासा के लेफ्ट में। जिज्ञासा की लेफ्ट कौन सी है? इस साइड, और इसके थर्ड में तरुण। हाँ, तरुण यहीं बैठेगा। उसके बाद क्या है? मीरा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ अवनी। अवनी मेरी यहाँ है, अवनी का राइट मेरा ये वाला है, और इसके सेकंड में बैठी हुई है कौन? अवनी। यहाँ अवनी बैठी हुई है, तो बचा कौन फिर मेरे पास? नैना। तो नैना जो है वो यहाँ बैठी है। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा? जिज्ञासा के लेफ्ट में कौन बैठी हुई है? नैना बैठी हुई है जिज्ञासा के लेफ्ट में। तो यहाँ आंसर क्या आएगा इसका? नैना। आया समझ में? बोलो भाई, समझ आया? अरे नहीं 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 नहीं, जी सर नहीं हो। पूछा सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड। इधर इधर भी ए, इधर भी ए। एक सेकंड में क्या कर दिया मैंने? मीरा इज सिटिंग, यहाँ मीरा है भाई, मीरा आएगा इसका आंसर। मीरा आएगा, मीरा। सॉरी सॉरी, पूछा है उसने, बोला है कि सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा। जिज्ञासा के सेकंड लेफ्ट, ये तो फर्स्ट ही हुई नैना, तो ये हो गई सेकंड। मीरा के बारे में पूछ रहा है वो, नैना लिखा तो मेरे को लगा वही होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर तुम करना। ये क्या है? 7 people A B C D E F are sitting in a straight row facing north. Only 2 people sit in the right of। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बताता हूँ। देखो, ये मान लो इतना है और 7 पीपल बैठे हुए हैं, तो ये मान लो फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये मान लो सेकंड हो गया, ये मान लो थर्ड हो गया, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, और फिर सेवन। 7 बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ओनली 2 people सिट टू द राइट ऑफ डी। ये मेरा डी है, उसके राइट में सिर्फ 2 ही बंदे बैठ सकते हैं। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अब जी जो है वो डी का इमीडिएट नेबर है, यानी वो जी जो है वो यहाँ भी हो सकता है डी के, और यहाँ भी हो सकता है डी के। कहीं बोला नहीं उन्होंने ना, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। यहाँ बोला नहीं है, तो कहीं भी हो सकता है भाई, डी के इस साइड भी हो सकता है, वो इस साइड भी हो सकता है। ओनली 3 people सिट बिटवीन ए एंड जी। तो ए और जी के बीच में 3 ही लोग बैठ सकते हैं। तो अगर जी मेरा इस साइड बैठा हुआ है तो 1 2 3। ठीक है, ये हो गई ए और जी के बीच में 3 लोग, और जी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो फिर मेरे पास कौन हो गए? जी अगर मेरा यहाँ बैठा हुआ है इस साइड पे, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ए मेरा यहाँ बैठा हुआ। ठीक है, यानी 3 लोग जो हैं वो इस पोजीशन पे होंगे। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है? ओनली 2 people सिट बिटवीन बी एंड सी, यानी बी और सी के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठेंगे। और फिर लिखा है ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, यानी सी जो है, सी के बिल्कुल बगल में ई नहीं बैठेगा, यानी सी के इस साइड भी और इस साइड भी ई नहीं बैठ सकता। और फिर अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है? एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के इमीडिएट राइट में एफ बैठेगा। तो अगर जी के इमीडिएट राइट में एफ बैठेगा, तो यहाँ तो जी के राइट में डी डी बैठा हुआ है, ये तो हो नहीं सकता। तो यानी जी भाई साहब तो यहाँ से कट लिए, और जी के इमीडिएट राइट में एफ बैठा हुआ, तो जी के इमीडिएट राइट में मैंने एफ बिठा दिया। ठीक है, आगे तो कुछ दे नहीं रखा उन्होंने। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो जी और ए के बीच में सिर्फ 3 आदमियों को बैठने के वो थी, तो डी, ये 3 डैश खाली हो गए, यहाँ पे ए बैठेगा। तो अगर यहाँ पे ए बैठेगा तो ये सारी फिगर ही यहाँ से कट गई। तो अब मेरे पास फिगर क्या बची? डी के साइड में 2 लोग बैठने थे,
डी के साइड में 2 लोग बैठ गए, ठीक है। डी के साइड में सिर्फ 2 लोग बैठेंगे, उसने बोला ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी और जी के बीच में। तो देखो डी यहाँ बैठेगा तभी तो 2 लोग जी और एफ यहाँ बैठेंगे, और तभी तो जी के राइट साइड में एफ आएगा, ठीक है। तभी तो डी के सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं राइट में, तो डी के राइट में 2 लोग, सिर्फ यहाँ डी होगा तभी ना इसके राइट में 2 लोग बैठेंगे, और इसके राइट में जी आया ही है एक, और जी के राइट में एफ आना ही आना है। तो ये फिगर इतनी फिक्स हो गई, ठीक है। ये फिगर जो है इतनी फिक्स हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और फिक्स हो गई यहाँ पे, जी और इसके बीच में जो है वो मेरे पास गैप होगा, कितने का गैप होगा मेरे पास, 3 लोगों का, 1 2 3, यानी ए जो है वो मेरा यहाँ बैठ गया। अब बी और सी के बीच में 2 लोग बैठेंगे, यानी बी और सी के बीच में अगर 2 लोग बैठेंगे तो बी यहाँ है, ठीक है। उसके बाद ये 2 मैंने खाली छोड़ दी और सी को मैंने यहाँ बिठा दिया, तो ई अगर यहाँ बैठेगा, ई बचा, ई यहाँ बैठेगा, और ई तो एग्जैक्टली इसके साइड में बैठ नहीं सकता, तो मेरे को सी को यहाँ बिठाना पड़ेगा और बी को मेरे को यहाँ बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ये ई की पोजीशन में चेंज कर नहीं सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सी और बी के बीच में तो 2 आदमी को बिठाना ही पड़ेगा। तो ये मेरे पास फाइनल जो है बन के तैयार हो गई। क्या बन के तैयार हुआ, सी ए ई बी, सी ए ई बी डी जी एफ, ये मेरे पास रेडी हो गई। अब मुझसे पूछा हु सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए का लेफ्ट ऑफ सी। अब इसके बाद वो कुछ भी पूछ ले तुमसे, इसके लेफ्ट में, इसके राइट में, वो बैंकिंग में भी यही चीज़ आती है, बैंकिंग में भी ये एक ग्राफ होगा बैंकिंग में, और इसके बाद इसके 5 क्वेश्चन होंगे, 7 के बाद 8 9 10 11। सी के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, तो बी बैठा हुआ है। सी के इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट राइट में ए बैठा हुआ है। सी से 6th पोजीशन पे कौन सा बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। बस यही पूछते रहते हैं, घुमा फिरा के, इतनी मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ा सा क्या है कि ये बनाना आना चाहिए, टाइम के साथ, टाइम कम रहता है ना। अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, सर्कुलर टेबल, ये भी सर्कुलर टेबल, ये भी सर्कुलर टेबल, 3 क्वेश्चन है, ये 3 तुम करना। क्लास हो गई है ख़त्म, और कल मिलते हैं।